Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today we are going to start a new subject of electrical engineering and the name of the subject is written in front of you, that is electrical machinery. Okay, so today we are going to see about an introduction of electrical machine. In introduction as well I am going to talk about what is going to be the significance of understanding the basic electrical machines so as to understand an electrical engineering. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स की जानकारी होना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में पहले अपन आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि उसमें कितने मॉड्यूल होने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का वेटेज कितना है, कौन सा टॉपिक है कि जिसको कहाँ पे पूछा जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये वाला जो सब्जेक्ट है उसको दो अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1, इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 ऐसे पढ़ाया जाता है। और कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी है कि ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस मशीन ट्रांसफार्मर डीसी मशीन एक साथ आते हैं और सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन ऐसे सेकंड चैप्टर इसमें आते हैं, मतलब सेकंड पेपर इसमें आते हैं टॉपिक में इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 में। खैर अपन तो सारे के सारे मशीन्स कवर करने वाले, सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अपन का ये जो कोर्स है थोड़ा लेंदी होगा। लेंदी मतलब उसमें सारे टॉपिक्स कवर करने तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, और ये सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो उसमें थोड़ा तो मतलब अपन को वेट करना ही पड़ेगा। हर रोज में लेक्चर तो डेफिनेटली हर रोज आने वाले आपके, और सिलेबस पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि भाई इलेक्ट्रिकल मशीन्स अपन जो पढ़ने वाले हैं उसको मतलब उसकी अहमियत क्या रहने वाली है, उसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पे है ये पहले पता होना चाहिए। क्योंकि अपन क्या करते हैं डायरेक्टली अपन के बेसिक्स से क्लियर नहीं होते और डायरेक्टली अपन उस सब्जेक्ट के ऊपर जंप कर जाते हैं और अपन बोलते हैं कि सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट इसके लिए समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अपन को बेसिक से पता नहीं है। क्या पता नहीं, बेसिक से पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं अगर बताऊँ कि अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो मैंने बताया कि 4 मशीन्स, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन। ठीक है, चाहे तो मैं लिख देता हूँ उन मशीन्स के नाम। ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन्स, और यही सीक्वेंस भी रहने वाला है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। हो सकता है कि बीच में अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी डिमांड रही कि सर ये शुरू कीजिएगा, ये शुरू कीजिएगा, तो अपन उसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, डीसी मशीन्स, उसके बाद रहेगा इंडक्शन मशीन्स, इसके बाद रहेगा सिंक्रोनस मशीन्स, इसके बाद क्या रहने वाला है, सिंक्रोनस मशीन। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट आपको हर टॉपिक के बाद लिखना है कि आपको सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, उसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए उसके बारे में तो लिखना है। और जो मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक लिखे हैं, इन चारों टॉपिक के में जो सीक्वेंस मैंने फिलहाल बताया है उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो आप। मतलब आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट उसमें लिखेंगे कि सर हमें ये टॉपिक अभी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें चेंज कर दूंगा। लेकिन सपोज अगर मैंने शुरू किया पहले ही ट्रांसफार्मर, तो पहले ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपके पास जो टाइम होगा सीक्वेंस चेंज करने के लिए इन तीनों के लिए टाइम होगा। मतलब आप बताओगे तो डीसी तो अपन डीसी शुरू कर देंगे, अगर आप बोलोगे इंडक्शन तो इंडक्शन शुरू कर देंगे, और बोलेंगे सिंक्रोनस तो सिंक्रोनस शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक टॉपिक शुरू कर दिया तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही अपन दूसरे टॉपिक्स को टच करेंगे। क्योंकि क्या है, बीच में अगर किसी को अपन टच कर देंगे और वो टॉपिक अगर वहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसका मतलब ऐसा लगेगा कि यार मैंने जो आपसे वादा किया तो कंप्लीट नहीं किया। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बता दूं कि इसका जो इंट्रोडक्शन में अपन जो पढ़ने वाले हैं इसकी अहमियत क्या होने वाली, इसके सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपका पूरा कोर्स है 4 साल का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो आपका, उसमें तो देखिए अगर आपको पावर सिस्टम पढ़ना होगा तो पावर सिस्टम में आपको सिंक्रोनस जनरेटर आएगा पढ़ने के लिए। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी करके जो चैप्टर होगा उसमें सिंक्रोनस जनरेटर आप पढ़ोगे। ठीक है, उसमें फॉल्ट एनालिसिस जो पढ़ोगे उसमें जनरेटर की करंट इतनी आ रही है, इतना ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उसमें लीकेज रिएक्टेंस की बात पढ़ी जाएगी, उसमें सिंक्रोनस रिएक्टेंस की बात करेंगे वो लोग। तो बहुत अलग अलग टॉपिक्स होंगे कि जिसके ऊपर वो लोग बात करेंगे। अगर अपन को सपोज अगर अपन का मशीन ही अच्छे से क्लियर नहीं है, मतलब सिंक्रोनस मशीन अपन ने अच्छे से पढ़ा नहीं, तो आप पावर सिस्टम में क्या समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। पावर सिस्टम में वो क्या कर देगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करके एक टॉपिक बताएगा, उस टॉपिक में बताएगा कि सिंक्रोनस मोटर जो है, ये मोटर एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर जब आप उसको रन कराओगे, मतलब एज ए नो लोड पे जब आप सिंक्रोनस मोटर को रन कराते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप उसको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें उसका मतलब वो डिफरेंट पैरामीटर्स आपको पूछेंगे कि उसने कितना पावर कंज्यूम किया, क्या किया, ऐसा किया।
तो उसमें अगर सपोज अपन को सिंक्रोनस मोटर ही पता नहीं, सिंक्रोनस मोटर का पर्पस क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, उसका थोड़ा जो बेसिक जो जरूरी है वहां पे समझने के लिए, वो अगर अच्छे से पता है ही नहीं, तो मुझे एक बात बोलो यार, आप कैसे करोगे उसको? नहीं समझ पाओगे इन सब चीज़ों को, नहीं समझ पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अपन को वो समझना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले वो सिंक्रोनस मशीन का आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए। किसका? सिंक्रोनस मशीन का आइडिया अच्छे से होना चाहिए। इंडक्शन मशीन का भी हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक में उसका रिलेवेंस आता है पावर सिस्टम में, तो उस टाइम पे भी आपको समझ में आना चाहिए। ट्रांसफार्मर का तो बहुत सारी जगह पे आने वाला पूरा पावर सिस्टम जो आप पढ़ोगे, पावर सिस्टम 1 PSA 1 पढ़ोगे, PSA 2 पढ़ोगे, उसके बाद प्रोडक्शन पढ़ोगे, सारी जगह पे उसका तो ताल्लुक आने ही वाला है ट्रांसफार्मर का। प्रोडक्शन में भी आएगा, या प्रोडक्शन में तो तीनों का आएगा, सिंक्रोनस मशीन का आएगा, इंडक्शन का आएगा, ट्रांसफार्मर का आएगा, डीसी का भी आ सकता है। बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक वहाँ पे आने वाला है। तो उसको समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे फॉर्म में पहले रेडी होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव्स करके एक सब्जेक्ट होता है। इंडिया के सारी यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। मतलब क्या? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके तुम ड्राइव्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करके तुम ड्राइव्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना होता है। लेकिन उसमें जो ड्राइव्स होने वाले क्या है आपके पास, मशीन से होने वाले। अगर आपको ये मशीन से अच्छे से समझ नहीं आया तो भाई ड्राइव्स क्या समझ में आएंगे? ड्राइव्स इज नथिंग बट व्हाट, मशीन ही है। तो समझ में आ रही है ना बात? तो उनको पढ़ने के लिए अगर आपको ये, अगर उनको समझने के लिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी मैं मशीन्स के बारे में बता रहा हूँ सारी चीज़ आपको अच्छे से रेडी होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ कि पावर क्वालिटी करके एक वन ऑफ द इमर्जिंग वेरी गुड इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, सारी इसमें हो सकता है पावर क्वालिटी। तो भाई तो उसमें भी आपको मशीन की पावर क्वालिटी अगर आइडेंटिफाई करनी है, वो लर्न करना है, तो उसके लिए सबको आपको पता होना चाहिए ना अच्छे से पहले मशीन क्या है, उसमें सारे पार्ट्स का आपको अच्छे से फंक्शन पता होना चाहिए। तो पावर क्वालिटी से पता चल जाएगा कौन सा पार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, कौन सा अच्छे से नहीं वर्क कर रहा है, किसको रिप्लेस करने की जरूरत है, कहाँ पे मेंटेनेंस की जरूरत है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे पता चल जाएगी यार पावर क्वालिटी में। तो वो सब पता करने के लिए, समझने के लिए आपको पूरा का पूरा पहले बेसिक तो पता होना चाहिए उस मशीन के बारे में, उसका वर्किंग पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसका कौन सा पार्ट है कि जिस पार्ट को अगर आपने एक्सपोज किया एटमॉस्फेयर के लिए या किसी और चीज़ के लिए कि जिसकी वजह से इसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसके वर्किंग प्रिंसिपल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ इंडक्शन मशीन, ऐसे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग करके एक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, उसमें भी आपको सारे का सारा जो उसमें इंस्टॉलेशन करना है, जो मेंटेनेंस करना है, जो टेस्टिंग उसमें करनी है, तो मशीन्स की तो करनी होती है मोस्ट ऑफ। कंडीशन मॉनिटरिंग जो मैंने अभी बोला कि कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफार्मर करना होता है, कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ इंडक्शन मशीन करना है, ये सब चीज़ों को तो आप भाई वहाँ पे पढ़ाने वाले हो। लेकिन उसके पहले आपको पता क्या होना चाहिए, पहले ये तो पता होना चाहिए मशीन की ज़रूरत कहाँ है, मशीन कौन सा मशीन है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, उसको कहाँ पे ऑपरेट किया गया है, किस तरीके से, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके लिए मैं पहले इसमें बता दे रहा हूँ कि इसका जो रोल है कितना ज़्यादा रोल है। मैंने यहाँ पे टॉपिक भी लिखा था कि रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है इनका रोल कितना ज़्यादा वाइटल होने वाला है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बात अगर मैं बता दूँ, देखिए आपके पास आप जो मोस्ट ऑफ द 4th ईयर के जो स्टूडेंट होंगे तो उनके इसमें कैंपस इंटरव्यूज, मतलब कैंपस रिक्रूटमेंट में टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, उसमें क्या बेसिकली पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती है जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं। मतलब जो चारों मशीन्स की अगर मैं सपोज बात करूँ तो उसमें मोस्ट ऑफ द मशीन्स का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, उसकी बहुत बेसिक चीज़ें कि जहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं उनके बारे में पूछेंगे आपको। तो ये सब बातें बेसिक आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भाई, समझ में आ रही बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सपोज जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि सपोज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन हो जाए, डिफरेंट पीएसयूज के एग्जाम्स हो जाए, या स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जाम्स हो जाए, गेट का एग्जाम हो जाए। तो देखिए अगर मैं गेट के एग्जामिनेशन की बात करूँ, ईएससी के एग्जामिनेशन की बात करूँ, डिफरेंट पीएसयूज के एग्जामिनेशन की बात करूँ, गेट में जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज कितना होने वाला है। गेट में पूछा जाता है 8 से 10 नंबर के लिए सब्जेक्ट पूछा जाता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कभी कभी 10 से 12 भी हो जाता है, अगर सपोज मैं ज़्यादा करूँ तो कभी कभी 10 से 12 भी हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रीलिम्स में भी 15-20 नंबर तक आता है, और मेंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई मेंस में चला जाता है डायरेक्टली 90 के आसपास चला जाता है, 90, 91 इसके आसपास पूछा जाता है। इस साल 92 या 94 ऐसे नंबर के लिए पूछा था 2019 में। इस साल का जो इंजीनियरिंग सर्विस का जो मेंस हुआ था इलेक्ट्रिकल का, तो उसमें 90 नंबर के लिए ये पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट पीएसयूज, अगर मैं बात करूँ तो पीएसयूज जो कुछ पीएसयूज अपने खुद का जो उनका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसमें भी मशीन्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं।
तो यहाँ से एक बात बस मुझे आपको ये बता देना है कि यहाँ से इंट्रोडक्शन में बस मुझे बता देना है कि ये सब्जेक्ट वो आप ऑप्शन में नहीं रख सकते हो. दिस सब्जेक्ट कैन नॉट बी एन अल्टरनेटिव टू यू. You will have to keep it with you if you want to understand electrical engineering very well. अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से समझना है तो आप इसको ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि दिस इज एन इंडिस्पेंसिबल सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द फर्दर सब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. क्योंकि पावर सिस्टम में अगर आपको मैंने दो तीन बार मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे इससे में प्रॉब्लम करते हैं और उसकी वजह से उनको पता होता है, ऐसा बोलते हैं कि यार मैं समझ नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और ये सब्जेक्ट ही मतलब इंजीनियरिंग का ये जो ब्रांच इलेक्ट्रिकल है उसमें तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो आपको क्या करनी है, उसमें तो अज्यूम करके पता करना होता है, क्योंकि उसमें फ्लक्स नहीं दिखता, फिर अज्यूम करना पड़ेगा. करंट है, दिख नहीं रहा है, करंट कैसे दिखता है, मीटर लगाओगे तो तभी तो पता चलेगा कि उसमें करंट बह रहा है नहीं बह रहा है. ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाहता था कि इस सब्जेक्ट को आप हमेशा सीरियसली ही पढ़ोगे. उसको एक भी टॉपिक नहीं है उसका कि जिसको आप ऑप्शन में रख सकते हो या उसको प्रिपेयर नहीं करना चाहते हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो बात है, वो अलग है, लेकिन अगर आप उसमें करियर करना चाहते हो, बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट के साथ अगर जुड़े रहना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत पढ़िएगा कि जिसमें बस आपको मतलब क्या होता है ना कि इजी रिपीटेड, हार्डली ओमिटेड एंड सिलेबस इज कंप्लीटेड. ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा मैं. जो इंपॉर्टेंट है सारा का सारा मैं कवर कराऊंगा. और जैसे मैंने बोला कि एज पर द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट वी कैन चेंज द सीक्वेंस एंड आल्सो वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक एज वेल. ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कुछ भी टेंशन मत लीजिएगा, सारा का सारा सिलेबस कवर होगा. आज मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ, कल के लेक्चर में मैं डेफिनेटली पूरा का पूरा सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर में कितना पढ़ना है, डीसी में क्या पढ़ना है, सिंक्रोनस मशीन में क्या पढ़ना है और इंडक्शन मशीन में क्या पढ़ना है. हो सकता है उसमें एक आध टॉपिक कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन मैंने बोला है कि आपको जैसे भी वीडियो आया कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. उसमें बताइएगा कौन कौन से टॉपिक की आपको डिमांड है उस पर्टिकुलर टॉपिक में. जैसे ट्रांसफार्मर चल रहा है कि उसमें कौन कौन से टॉपिक की आपको डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका सीक्वेंस टॉपिक में भी कर सकते, चाहे तो सीक्वेंस चेंज. ट्रांसफार्मर में सीक्वेंस चेंज कर सकते कि पहले बोलेंगे इफिशिएंसी, कुछ लोग बोलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, फिर मैं डिसाइड करके बता दूंगा कि क्या अपन पढ़ाने वाली है. ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको करना है, अच्छे से पढ़नी है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, सिलेबस का पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे. उसके बाद में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा वो होगा आपके पास सबसे पहला टॉपिक जो मैं, ये 4 है लेकिन मैं शुरुआत करूंगा किसी और दूसरे टॉपिक से. ये 4 टॉपिक्स को मैं बाद में करूंगा. पहले एक दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट करके, क्योंकि वो टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छे से फॉर्म में क्लियर है तो ही आपको ये सारी चीज़ें समझने के लिए अच्छा लगेगा. क्योंकि ट्रांसफार्मर है, डीसी मशीन है, इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस मशीन से सारी की सारी मशीन में फ्लक्स एक क्वांटिटी कॉमन है कि सभी में कॉमन फ्लक्स आने वाला है, सभी में फ्लक्स डेंसिटी देखने के लिए मिलने वाला है. ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं ट्रांसफार्मर को जोड़ के सभी में आने वाले, मतलब उसमें भी कह सकते हो आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, खैर ये सब तो अपन पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय तो करेंगे ही. और बस इतना है कि यार आप लोग जितना मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस टाइप की हार्डवर्क करें, उसको कंटिन्यूसली देखते रहे वीडियोज़ को. ठीक है, और आपके जो भी कुछ सजेशंस होगी तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और जो भी डिमांड होगी उस तरीके से लिखिएगा. और कुछ भी सब्जेक्ट में अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है, जैसे कि मैंने मशीन्स बताया, फिलहाल अपन मशीन्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू कर देंगे एज पर योर डिमांड. ठीक है, तो मिलते हैं इसके सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, थैंक यू.